Okay, Malik. So basically, this particular chapter which we are recording for the revision is basically chapter 8. Chapter 8 is about specialist area, जहां पर अपन तीन चीजें कवर करेंगे. एक होगा 800, एक होगा 805, एक होगा 810. जब मैं 800, 805, 810 की बात कर रहा हूं, यहां पर तीनों एलिमेंट्स को अपने को कवर करना है. तीनों एलिमेंट्स में क्या कवर करना होगा? तीन चीजें. एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस करने के लिए मुझे क्या ध्यान में रखना है? ओके, एंगेजमेंट प्लान करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए क्या ध्यान में रखना है, और इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए क्या ध्यान में रखना है, और रिपोर्टिंग करते वक्त कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे. तो सबसे पहले चालू करते हैं 800 वाला. सर 800 वाला किसके लिए है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए. स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में हमारे पास टोटल तीन एलिमेंट क्या क्या है? एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, दूसरा पॉइंट है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, तीसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग. उसके बाद अलर्ट एंड रेस्ट्रिक्शन है, वो रिपोर्टिंग के ही हिस्से है. सबसे पहले बात करते हैं एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस. एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में कितने क्राइटेरिया? तीन क्राइटेरिया. सबसे पहले क्या होना चाहिए? नीड मालूम होना चाहिए. ये आप जो स्पेशल पर्पस वाले फ्रेमवर्क बना रहे हो, इसकी नीड क्या है, इसके इंटेंडेड यूजर्स कौन है. सेकंड पॉइंट, इसका एएफआरएफ क्या है. और तीसरा सिनेरियो, यहां पर कुछ चीजें आपको प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से लेनी होगी. ये पॉइंट होने के बाद आपके लिए प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस का कांसेप्ट होगा. प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, तीन स्टैंडर्ड ध्यान रखना है. पहला पॉइंट है 200, उसके बाद है 320, उसके बाद है 260. 200 में आपको यह ध्यान रखना होगा सारे स्टैंडर्ड्स आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे. अगर स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने पड़ेंगे तो करने ही पड़ेंगे. सारे के सारे स्टैंडर्ड्स, सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इस केस में कंप्लाई करने पड़ेंगे. लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर कोई स्टैंडर्ड रिलेवेंट नहीं है तो उसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ओके, अगर कोई स्टैंडर्ड कंडीशनल है और वो कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो उसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है. और अगर आप डिपार्ट कर रहे हो स्टैंडर्ड से तो आपको वो एक्सेप्शनल सिचुएशन को मेंशन करना पड़ेगा कि हम इस केस में डिपार्ट कर रहे हैं. ओके, सेकंड पॉइंट 320 के अंदर आपको ध्यान रखनी होगी मटेरियलिटी. मटेरियलिटी का कोई कॉन्सेप्ट है. ऐसा हो सकता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए मैनेजमेंट ओके इसको डिस्कस करे, जो भी थर्ड पार्टी है जिनको ये रिपोर्ट देने वाली है उनके साथ डिस्कस करेंगे. इसके नीचे अगर कुछ मिसस्टेटमेंट आया तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे. तो आपका काम होगा कि यहां पर अगर उसके नीचे गया, उसके नीचे मैं रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो आपका काम यह होगा कि आप वो मटेरियलिटी नहीं लोगे, आप अपनी जजमेंट वाली मटेरियलिटी लगाओगे. ये आपको ध्यान में रखना होगा. और उसके बाद है 260 टीसीडब्ल्यूजी, जो आपके जनरल पर्पस फ्रेमवर्क वाले ऑडिटर है वो कॉन्सेप्ट टीसीडब्ल्यूजी वाले अलग रहते हैं. यहां पर स्पेशल पर्पस वाले फ्रेमवर्क के ऑडिटर के इसमें टीसीडब्ल्यूजी अलग रहेगा. तो आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिए इस केस में टीसीडब्ल्यूजी कौन होगा. ये कॉन्सेप्ट है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस. तीसरा सिनेरियो आता है रिपोर्टिंग पॉइंट. रिपोर्टिंग पॉइंट आपको 700 के हिसाब से करनी है. बात खत्म है. 700 के हिसाब से कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, फेयर प्रेजेंट फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्ट आप देखोगे उसके हिसाब से आप ओपिनियन दोगे. लेकिन यहां पर आपको दो चीजें एडिशनल डालनी पड़ेगी. सबसे पहले आपको एडिशनल डालनी पड़ेगी ये पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के है. एंड दूसरा चीज आपको डालना पड़ेगा मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ, मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएफआरएफ इन दिस पर्टिकुलर केस. ये पॉइंट आप ध्यान रखिए. एंड दो एडिशनल पॉइंट जो मैंने आपको चार्ट के अंदर बताए थे, दो एडिशनल पॉइंट. पहला पॉइंट आप अलर्ट टू द यूजर्स कर दीजिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आप ये मेंशन करिए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए बने हुए हैं, सिर्फ स्पेसिफिक इंटेंडेड यूजर्स के लिए बने हुए हैं, दूसरा कोई यूजर इसको यूज नहीं करेगा. और ये आपको अलर्ट करना पड़ेगा. और यूजुअली ये किस में डाला जाता है? अदर मैटर पैराग्राफ में डाला जाता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या सर अपन एक पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं जहां पर अपन इसका यूसेज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस. अब अपने ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे दुनिया को, ये रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेस्ट्रिक्शन होगा. ये अपन मैनेजमेंट को बताएंगे. दैट्स इट. ओके, ये हो गया आपके 800 की सीरीज. 800 का कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर आपको दो रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताया था. यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं मतलब सच रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है. इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि आप जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के ऑडिटर और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के ऑडिटर में क्या फर्क आता है? कुछ नहीं है. यानी अगर पीडब्ल्यूसी ऑडिटर और एटीएन कंपनी ऑडिटर है, कोई लेना नहीं, कंसर्न नहीं है. अगर एटीएन कंपनी ऑडिटर जनरल पर्पस का भी है और पीडब्ल्यूसी भी है, कोई लेना नहीं है. ना एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस पे प्रॉब्लम है, ना रिपोर्टिंग पे प्रॉब्लम है. ये कंस्ट्रेंट अपन जब जैसे आगे जाएंगे उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आएगी. मालिक एवरीबॉडी क्लियर? इसके बाद आता है 805 वाले स्पेशल कंसीडरेशन विद रिस्पेक्ट टू योर पॉइंट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एलिमेंट या सिंगल आइटम ओके और सिंगल अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसा हो सकता है इस केस में क्या क्या हो. तो इस केस में अपने लिए पॉइंट आपको मैंने बताया था, तीन क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है. सर तीन क्राइटेरिया कौन से है? सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में क्या करना है, सेकंड पॉइंट प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में क्या करना है, तीसरा पॉइंट रिपोर्टिंग में क्या करना है. पहला पॉइंट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में मुझे दो क्राइटेरिया देखने हैं. सबसे पहले क्या मैं सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर पाऊंगा क्या, एंड सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एएफआरएफ के हिसाब से एप्लीकेबल है कि नहीं है. सबसे पहले बात करते हैं क्या सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर पाएंगे. सर इस केस में आपको याद रखना होगा दो तरह के ऑडिटर का कांसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा. ओके, ऐसा एक हो सकता है कि जहां पर ऑडिटर ओके मैं पहले ही पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर हूं और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर भी मैं ही हूं. इस केस में अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर मैं हूं तो मेरे लिए सारे स्टैंडर्ड अप्लाई करना आसान होगा क्योंकि मैं कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर चुका होगा. लेकिन ऐसा हो सकता है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर अलग है और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर अलग है. यानी 805 यूज कर रहा हूं मैं, 805 का ऑडिटर अलग है. इस केस में ऐसा हो सकता है ओके यहां पर 805 वाला ऑडिटर जो खाली सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहा है, सिंगल अकाउंट्स का कर रहा है, सिंगल एलिमेंट का कर रहा है, यानी खाली डेटास का ऑडिट कर रहा है, उस केस में वो पूरे स्टैंडर्ड्स लगाना चैलेंजिंग टास्क हो गए. इसीलिए पहला पॉइंट उसी के ऊपर बात की हुई है. तो सबसे पहले ये लोग बोलते हैं क्या 200 आप कंप्लाई कर सकते हो. सेकंड पॉइंट, अगर आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो तो आपके लिए 805 का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप ऑडिटर हो विच इज नॉट एंगेज इन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको सारे एसेट्स को कंप्लाई करना डिफिकल्ट हो सकता है. इसलिए पता करिए क्या आपको कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे. भले ही आप पार्ट का ऑडिट कर रहे हो लेकिन आपको इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए. ये पॉइंट आपने ध्यान रखना चाहिए. इस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान में रखना होगा अगर सारे एसेट्स प्रैक्टिकेबल नहीं है तो मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए. मैं नहीं बोल रहा हूं डू नॉट एक्सेप्ट, मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए और पता करना चाहिए कौन सा मोर प्रैक्टिकल ओके एंगेजमेंट यहां पर सुटेबल होगा. ओके ये आपने ध्यान में रखना चाहिए.
ओके एप्लीकेशन ऑफ ऑल ऐसे। एंड दूसरा पॉइंट ए फॉर एफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है देखिए, यानी जो सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना जरूरी है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, जो भी रिलेवेंट रिक्वायरमेंट है, जो डिस्क्लोजर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स या एडिक्वेट रिलेवेंट रिक्वायरमेंट प्रेजेंटेशन की जो है वो कंप्लाई की जा रही है क्या? ये अगर कंप्लाई की जा रही है, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करिए, पहला पॉइंटर। आत्मा क्लियर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है सर एंगेजमेंट का प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग कैसे काम करे, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये आता है, पहला पॉइंट है 200 के कंटेक्स्ट में आपने याद रखना है, 200 के कंटेक्स्ट में सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। सेकंड पॉइंट, अगर आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी ऑडिटर हो और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी ऑडिटर हो, तो इस केस में आप जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में आपने एविडेंस लिए वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट एविडेंस ले सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर हो लेकिन कंप्लीट के ऑडिटर नहीं हो, तो इस केस में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को आइसोलेट में ऑडिट नहीं करना है, ये चीज मैंने आपको समझा दी है। तीसरा पॉइंटर एंड चौथा पॉइंटर, आपको 320 का ध्यान रखना होगा। अगर आप दोनों ऑडिटर हो, कंप्लीट के भी ऑडिटर और सिंगल के भी ऑडिटर हो, तो इस केस में आपने कंप्लीट में जो ऑडिट मटेरियलिटी रखी होगी वो शायद हायर होगी और जो सिंगल में ऑडिट मटेरियलिटी रखी होगी वो लोअर होनी चाहिए। रीजन सिंपल है, क्योंकि छोटा वाला पॉइंट है उसकी मटेरियलिटी कम रहेगी कंपेयर टू पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग है। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मार्क कसम तोड़ मजा आना चाहिए। रिपोर्टिंग केस में आपको ऐसे 700 कंप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे 700 कंप्लाई करते वक्त आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके सर, ये रिस्ट्रिक्शन किसको होंगे? देखो एक सिचुएशन, पहली सिचुएशन ऐसी है कि भाई यार कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर मैं हूं और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यानी 805 का ऑडिटर कोई और है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। वो दूसरा जो ऑडिट कर रहा है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 805 जो फॉलो कर रहा है वो 700 के हिसाब से रिपोर्ट कर देगा। यहां पर रेस्ट्रिक्शन कब मेरे पास आएंगे? ये रेस्ट्रिक्शन मेरे पास जब आएंगे जब मैं ही कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर हूं और जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर भी मैं ही हूं। इस केस में रेस्ट्रिक्शन क्या है? तो मैंने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट पे क्या ओपिनियन दिया है, तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन क्या दे सकता हूं, ये पॉइंट अब मुझे कंस्ट्रेंट या रेस्ट्रिक्शन ध्यान में रखने पड़ेंगे। और ये कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शन मैंने यहां पर लिखे हुए, इफ रिमेंबर। तो पहला पॉइंट ओके, आपके रेस्ट्रिक्शन क्या है? सबसे पहला पॉइंट, अगर आप डेटर्स का ऑडिट कर रहे हो, डेटर्स का ऑडिट कर रहे हो और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर आप हो, अगर आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो डेटर्स पे आपको जो चाहिए वो दे सकते हो, नो रेस्ट्रिक्शन। दूसरा पॉइंट, डेटर्स का ऑडिट कर रहे हो और आपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है, तो डीम्ड एप्रोप्रिएट आपको ओपिनियन देना पड़ेगा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। सर क्वालिफाइड अगर इन्वेंटरी की वजह से हुआ है तो आपको अनमॉडिफाइड देना है, तो डेटर्स पे दे सकते हैं, लेकिन क्वालिफाइड अगर डेटर्स की वजह से हुआ तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, आपको क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा डेटर के ऑडिट में भी। उसके बाद और एक सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है, आप डेटर का ऑडिट कर रहे हो और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या किया हुआ है, एडवर्स ओपिनियन दिया। एडवर्स मतलब परवेजिव वाला कॉन्सेप्ट। इस केस में आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, आपको 705 का रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि आप यहां पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यानी आपको ओपिनियन मॉडिफाई ही करना पड़ेगा क्योंकि परवेजिव इफेक्ट है। लेकिन 805 एक सिचुएशन देता है, एक्सेप्शन देता है, अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। सर कौन सी 3 कंडीशन फुलफिल होती है? पहली पॉइंट, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और अनमॉडिफाइड देना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना, परवेजिव होके भी, एडवर्स डिस्क्लेमर देके भी, एडवर्स देके भी आपको लॉ रोक नहीं रहा है इधर अनमॉडिफाइड देने से। सेकंड पॉइंट, 2 रिपोर्ट पब्लिश साथ में की नहीं गई है। तीसरा सिनेरियो, ओके जो भी एलिमेंट है जिसके पर ओपिनियन दे रहे हो वो मेजर पोर्शन कवर नहीं कर रहा है, यानी एग्जांपल डेटर्स का ऑडिट कर रहे हो और आपने भले ही बोला होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो डेटर्स मेजर पोर्शन कवर नहीं करना चाहिए, तब जाके आप डेटर्स को आप क्या कर सकते हो, अनमॉडिफाइड दे सकते हो अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ये पॉइंट 3 कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन ये 3 पॉइंट में तीसरा पॉइंट है एलिमेंट मेजर पोर्शन ना हो। यानी अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, यानी आप कैश फ्लो का ऑडिट कर रहे हो, खाली कैश फ्लो का ऑडिट कर रहे हो, तो इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा ये एग्जम्पशंस, ये 3 कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है। ओके, मतलब आपको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा कैश फ्लो के केस में। यानी अगर आपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने एडवर्स दिया होगा तो आपको कैश फ्लो केस में मॉडिफाई करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ओके, लेकिन डेटर्स का आइटम है, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो आप अनमॉडिफाइड दे सकते हो। ये पॉइंट अपने ध्यान में रखना है। अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वापस 705 का लॉजिक लगाओगे कि आप इधर अनमॉडिफाइड नहीं दे सकते, किसमें, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सिंगल एलिमेंट में। लेकिन वापस वही कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिस क्या है? अगर बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन डिस्क्लेमर वाला जो बेसिस है अगर वही उसी का ऑडिट कर रहे हो तो आपको इधर भी ओके ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर बेसिस कुछ अलग है और इधर कुछ ऑडिट अलग कर रहे हो तो आप अनमॉडिफाइड दे सकते हो। ये कॉन्सेप्ट 805 ने बता दिया है। ओके, 805 की कहानी का लॉजिक बैठ रहा है मालिक, ये रेस्ट्रिक्शन बैठे मालिक। ये रेस्ट्रिक्शन के अलावा और 2-3 पॉइंट इसके अंदर क्या थे? सबसे पहला पॉइंट है ओके, आप यहां पर जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन दोगे और आप 805 का ओपिनियन, आप सेम ऑडिटर हो तो आपको याद रखना है दोनों के ओपिनियन अलग अलग दोगे। दोनों पब्लिश साथ में कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है दोनों पब्लिश साथ में की, पब्लिश मतलब दोनों रिपोर्ट आप साथ में क्लाइंट को दे सकते हो, दोनों रिपोर्ट साथ में शेयर होल्डर को दे सकते हो, लेकिन क्लियरली सेपरेट की जानी चाहिए। ओके, डिफरेंशिएटेड
डिफरेंशिएट की जानी चाहिए। ओके, वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ओके, यानी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या दो कुछ पॉइंट होता है, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, तो इसमें आपने ऑडिट रिपोर्ट देनी नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी वर्डिंग क्या होगी? ओके, वर्डिंग डिपेंड्स ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू रहेगा या इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ रहेगा। तो इसके दो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। सब पहला फैक्टर क्या होगा? क्या एएफआरएफ इंप्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्या है पहला फैक्टर। और दूसरा सिनेरियो, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट जो भी है, क्या वो कंप्लाई करता है फेयर प्रेजेंटेशन से? फेयर प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए जो 705 में 700 के अंदर अपने पढ़ा था। सो ओके, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क उस कंटेक्स्ट है। ये होने के बाद अपन गए थे 810। 810 किसके ऊपर है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने आंसर है? 3 आंसर है। ये थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा है, शायद आपको सबको याद होगा। ओके, पहला पॉइंट है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, दूसरा पॉइंट है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, एंड तीसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। पहले बात करते हैं एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। सर, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त कितने क्राइटेरिया ध्यान में रखने हैं? 3 क्राइटेरिया। पहला पॉइंट, समरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है वो क्या अप्लाइड क्राइटेरिया से बना हुआ है? अप्लाइड क्राइटेरिया देने वाला कौन है? मैनेजमेंट है। तो अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल की नहीं देखिए। ओके, क्योंकि समरी का समरी होनी चाहिए, और समरी अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बनने के लिए। तो समरी अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बनने के लिए आपको क्या फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे? ओके, तो आपको 4 फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके यूजर्स कौन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मिसलीडिंग ना हो। ओके, याद रखना, अगर आपको लगता है अप्लाइड क्राइटेरिया सही नहीं है तो आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन लॉ एंड रेगुलेशन की वजह से अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना पड़ा तो आप क्लियरली अपनी रिपोर्ट में मेंशन करोगे कि आपका एंगेजमेंट 810 के हिसाब से नहीं हुआ है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये होने के बाद सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट से एग्रीमेंट कर लीजिए कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी एक्नॉलेज करती है, अंडरस्टैंड करती है। सर, उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? उनकी तीन रिस्पांसिबिलिटी ध्यान रखनी है। सबसे पहला, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा। सेकंड पॉइंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन अवेलेबल करवाएगा? मैनेजमेंट करवाएगा। सर, क्या क्या करवाएगा? 4 चीजें। अनड्यू डिफिकल्टी के हिसाब से करवाएगा या डिफिकल्ट नहीं करवाएगा। सेकंड पॉइंट, किसके पास अवेलेबल होगा, कब अवेलेबल होगा, ये भी मेंशन करेगा। तीसरा, अगर वो पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है तो वो भी बताएगा। एंड चौथा सिनेरियो, ओके, प्रोसेस एस्टैब्लिश करेगा इस चीज को अवेलेबल करवाने के लिए। कौन सा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल करवाने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पर मैनेजमेंट किसी को भी देगा, उसके साथ में कौन सी ऑडिट रिपोर्ट डालेगा? ऑडिट रिपोर्ट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। एंड तीसरा पॉइंट है फॉर्म ऑफ ओपिनियन, आप मैनेजमेंट से एग्री कर लीजिए। फॉर्म ऑफ ओपिनियन मतलब यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? यहां पर मैं ये नहीं लिखने वाला कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर और समथिंग लाइक दैट। मैं यहां पर लिखूंगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए ये फॉर्म ऑफ ओपिनियन आपको एग्री करने होंगे। तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए 3 पॉइंट है। ओके, पहला पॉइंट है अप्लाइड क्राइटेरिया सही है कि नहीं, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, ओपिनियन का क्या सिनेरियो है। उसके बाद आप प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा। सेकंड क्वेश्चन है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। तो इधर क्या परफॉर्मेंस करेंगे? तो आपको याद रखना है, इधर ऑडिट नहीं करना है, इधर ऑडिट कंपैरेटिव करना है। कंपैरेटिव मतलब किसको कंपेयर करना है? समरी को और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इसीलिए इसके 7 पॉइंट आपको आंसर से याद रखने चाहिए। सबसे पहला आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ओके अप्लाइड क्राइटेरिया डिस्क्लोज है क्या? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्या ये डिस्क्लोज है, उसका समराइज नेचर है क्या, ये डिस्क्लोज है क्या? तीसरा सिनेरियो, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकंपनी नहीं है तो वो कहां पर मिल सकते हैं, क्या ये मेंशन किया है? और अगर लॉ एंड रेगुलेशन नहीं दे रहा तो उसके रीजन लिख सकते हैं वहां पर। तीसरे पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट, ओके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर लीजिए। पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा पॉइंट में आपको दिखना है कि भाई अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से समरी बनी है कि नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्रीगेशन है वो एप्रोप्रिएट एग्रीगेट हुआ है कि नहीं। एग्रीगेशन क्योंकि यहां पर एग्रीगेट होता है, समरी बनाते हैं तो एग्रीगेट डेटा होता है। एंड इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इवैल्यूएट करने कहां पर अवेलेबल है। तो 7 पॉइंट क्या है रटने की कोशिश करिए। सबसे पहला पॉइंट अप्लाइड क्राइटेरिया, दूसरा पॉइंट समराइज नेचर बरोबर बता रहे कि नहीं, तीसरा पॉइंट ओके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर मिलेंगे, चौथा सिनेरियो ओके अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बना है कि नहीं, पांचवा सिनेरियो ओके लेवल ऑफ एप्रोप्रिएशन एग्रीगेशन बरोबर है कि नहीं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करेंगे अपन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर ओके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर बोला है मिल रहा है वहां पर जाके चेक करो मिल रहा है कि नहीं, इवैल्यूएट करो वहां पर मिल रहा है कि नहीं। ये आपका प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स में आ जाएगा। इसके अलावा रिपोर्टिंग है। अब रिपोर्टिंग की अगर याद होगी बात तो मैं आपको बता दूं रिपोर्टिंग के इधर ओके रिपोर्ट आपकी 700 के हिसाब से नहीं जाएगी, इधर रिपोर्ट 810 के हिसाब से बताई जाएगी। ओके तो पर इसके अंदर रिपोर्टिंग के और कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ओके तो सबसे पहला पॉइंट है रिपोर्टिंग को मैं रिपोर्ट पहले पढ़ लेता हूं, रिपोर्ट में कितने पॉइंट्स है। तो अगर मैं बोल रहा हूं ओके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो कितने पॉइंट्स की बनेगी, तो आपको याद रखना होगा 9 पॉइंट्स की बनेगी। सर सबसे पहले क्या होगा टाइटल, दूसरा क्या होगा एड्रेस, तीसरा क्या होगा इंट्रोडक्टरी, चौथा होगा मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, पांचवा होगा ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, छठा होगा ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट पॉइंट सिग्नेचर प्लेस डेट, कहानी खत्म है यहां पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताना है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा है, उसके बाद आपको बताना होगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताना होगा, उसके बाद बताना पड़ेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट रिपोर्ट हमने दी हुई है, वो ऑडिट रिपोर्ट पे हमने ओपिनियन क्या दिया हुआ है, ईओएम कुछ दिया हुआ है, ओम कुछ दिया हुआ है, ये बताना पड़ेगा। चौथा सिनेरियो आपको ये भी बताना पड़ेगा जो इवेंट्स ऑडिट रिपोर्ट के बाद आए हुए हैं और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले आए हुए हैं हमने उसको
उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, रीजन सिंपल है उसको, क्योंकि हमारा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि नहीं, ये चेक कर रहा है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है और हमको ये बताना है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, समरी एक समरी होती है, बात खत्म। ये ध्यान रखना जरूरी है, ये पॉइंट है। और इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शन मतलब ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, मेरा क्वेश्चन आता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं तो मैं क्या दूंगा? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं तो मैं लिखूंगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद एएफएस इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो मैं लिखूंगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। लेकिन अगर ये मॉडिफाइड ओपिनियन कर रहा हूं, किसका मॉडिफाइड ओपिनियन? मैं 700 का मॉडिफाइड ओपिनियन कर रहा हूं, 810 में मॉडिफाइड ओपिनियन कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? खाली नॉट ऐड करूंगा। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ए फेयर समरी, बस ये ऐड करना है। ये ओपिनियन में लिखूंगा। सर ये कौन से पैराग्राफ में लिखूंगा? मैंने आपको क्या दिया था? टाइटल, एड्रेसी, उसके बाद है इंट्रोडक्टरी, उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, उसके बाद ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी, छठा पॉइंट क्या था? ओपिनियन। ये ओपिनियन में या तो ये ओपिनियन आएगा, ये ओपिनियन आएगा, नहीं तो ये ओपिनियन आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये दोनों में से कोई ओपिनियन आएंगे डिपेंडिंग ऑन क्या कंसिस्टेंसी। आत्मा क्लियर? उसके अलावा और डिस्कशन क्या था? कंपैरेटिव्स। सर अगर आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव्स है, कंपैरेटिव्स मतलब प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी है और करंट ईयर के फिगर्स भी है, और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट ईयर के फिगर्स है और प्रीवियस ईयर के फिगर्स ओमिट किए हुए हैं, तो इस केस में आपको देखना होगा कि ये ओमिशन जो है वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। अगर अनरीजनेबल ओमिशन है तो इसका इफेक्ट देखना होगा और आपको उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा। इसके अलावा अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है, ओके, किसके अंदर? समरी इंफॉर्मेशन, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऐड की है, तो आपको देखना होगा क्या वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड है क्या। अगर क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं है तो मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि इसको डिफरेंशिएट करिए, और मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो ऑडिट रिपोर्ट में लिखिए जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो अनऑडिटेड है। मैंने आपको ये चीज बताई थी, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अनऑडिटेड है, ये आपका 700 का ही किस्सा एग्जैक्टली चल रहा है, बस वही कॉन्सेप्ट है। बस इधर आप ऐसे 700 मत लिखना क्योंकि 810 में 700 को रेफर नहीं किया जाता मालिक, ये ध्यान रखिए। ये होने के बाद अदर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। अदर इंफॉर्मेशन क्या करने का? अदर इंफॉर्मेशन क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल सकते हैं? आंसर इज यस। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का ही पॉइंट है, क्या हमें चेक करना है कंसिस्टेंसी? आंसर इज यस। ओके, आपको देखना होगा मटेरियल कंसिस्टेंसी है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा चेंजेस किस में रिक्वायर्ड है, सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड है या अदर इंफॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है। अगर समरी और अदर दोनों में से कौन इंसिडेंट है जिसमें रिवाइज करना होगा और मॉडिफाई एज पर 810 और डिस्कस विद टीसीएफजी। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिटर का एसोसिएशन। ऑडिटर का एसोसिएशन अगर मैनेजमेंट ऐसा इंटेंशन बताता है कि भाई जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है वो दो लोगों को, तब उसके अंदर लिख रहा है कि ऑडिटर हमारे साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट साथ में अटैच नहीं करता है, तो इसमें ऑडिटर के लिए बहुत बड़ा इशू आएगा। इसलिए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? ऑडिटर ने क्लियर कट अप्रोप्रिएट एक्शन लेनी चाहिए और पता करना चाहिए मैनेजमेंट से पता करना चाहिए, मैनेजमेंट को प्रिवेंट करना चाहिए कि वो अपना एसोसिएशन मतलब ऑडिटर का एसोसिएशन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतावे नहीं। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, आप ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो तो आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखिए कि भाई ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ है, लेकिन अगर आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहे हो तो आपको ये मेंशन करना नहीं है कि मैंने ऑडिट किया हुआ है। इज दैट पॉइंट क्लियर? इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स की डेट जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद है, यानी 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, ओके, 27 अप्रैल को अपन ने ऑडिट रिपोर्ट बना दी, ऑडिट रिपोर्ट दे दी, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गए। उसके बाद 25 मई को हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 31 मार्च से 27 अप्रैल का, ओके, ये इवेंट्स अपन कवर करेंगे 560 के अंदर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे। लेकिन 27 अप्रैल के बाद से 25 मई तक के ये इवेंट्स आपको कवर करने नहीं है, क्योंकि आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, किसके हिसाब से बना रहे हो? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपको और दो चीज ध्यान रखनी है, दैट इज कॉल्ड, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी हुई है या आपने यूएम दिया है, ओएम दिया है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करिए। ये तो अपने लिखा हुआ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, उसके बाद बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन भी बता दिए और इसके इफेक्ट बताइए क्या होगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। लेकिन एक सबसे तोड़ रेस्ट्रिक्शन लास्ट का है कि अगर आपने मेन रिपोर्ट में एडवर्स दिया है या डिस्क्लेमर दिया है तो इस केस में आप ऑडिट रिपोर्ट में तो मेंशन करोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका रिजल्ट बताओगे, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ओपिनियन नहीं दोगे। किसके ऊपर? समरी के ऊपर, क्योंकि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन ओपिनियन क्या देते हैं? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद और इज ए फेयर समरी ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही भंगा रहे हैं, एडवर्स या डिस्क्लेमर है, परवेजिव के कांसेप्ट में, तो आप उसमें ये पॉइंट नहीं लिखोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो भारत माता की जय। टेक्निकली पॉइंट मेरे ख्याल से झेपा के मालिक, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना।